बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिक। ये वीडियो पांडास के बारे में है। वीडियो एक क्रैश कोर्स है कंप्लीट बिगिनर्स के लिए। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप पांडास के बारे में कुछ भी नहीं जानते, और मैं ये भी अज्यूम कर रहा हूँ कि आप पैथॉन के बारे में अ लिटिल बिट जानते हैं। फॉर एग्जांपल, आप वेरिएबल्स जानते हैं, डेटा टाइप्स जानते हैं, फंक्शंस जानते हैं। अगर आप इन चीज़ों को जानते हैं तो आप हमारे साथ चल सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, फंक्शंस के बारे में नहीं जानते तो हमारी वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद है, आप उसको देख लें। जब आप पैथॉन के बारे में अ लिटिल बिट नॉलेज हासिल कर सकेंगे तो तब आप ये वीडियो देख सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। व्हाट यू विल लर्न इन दिस वीडियो। मैं आपको पांडास सीरीज के बारे में बताऊंगा। सीरीज को मैं जस्ट इंट्रोड्यूस कराऊंगा। हमारा मेन फोकस जो है वो डेटा फ्रेम पर होगा। पांडा डेटा फ्रेम के बारे में हम डीपली बात करेंगे और वो फंक्शंस जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या जिनकी आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी अगर आप कोई भी डेटा सेट सेलेक्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ पर वो फंक्शंस बताऊंगा जिनकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। रीड फाइल, हम पांडास में फाइल को रीड किस तरह कर सकते हैं। इनफो फंक्शन, डिस्क्राइब फंक्शन, इज ना फंक्शन, एटसेट्रा कुछ फंक्शंस है जिनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि ये फंक्शंस एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़रूरी है इन फंक्शन को अप्लाई करना। ये आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फराहम करता है। डेटा टाइप चेक करेंगे अपने कॉलम्स के कि हमारे डेटा सेट में कौन कौन से टाइप के कॉलम्स मौजूद है। इसके बाद मैं चेनिंग मेथड आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ये एक बेहतरीन मेथड है। मैथ्यू हैरिसन इस एक राइटर है जिनने बहुत सारी बुक्स लिखी है, और ये मैं आपको उन्हीं का कंसेप्ट जो है आपको यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ये आपकी लाइफ को बहुत इजी कर देगा और आप पांडास को बहुत इजीली पैक कर सकोगे और आप बहुत इजीली पांडास की कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगी। तो उसके बाद जो है हम कुछ स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कौन से कॉलम्स आपने किस तरीके से सेलेक्ट करने हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कॉलम्स के नेम चेंज करेंगे। ये एक बेसिक फंक्शन होता है, ये एक बेसिक काम होता है किसी भी एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले। इसके बाद हम न्यू कॉलम्स किस तरह बना सकते हैं। डेटा टाइप्स, कॉलम्स के हम किस तरह चेंज कर सकते हैं, किस तरह हम कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं। हम जितना भी काम करेंगे इसको फिर एक फंक्शन में क्लोज कर देंगे, यानी अपने तमाम एनालिसिस से एक फंक्शन बनाएंगे, और जब हमें डेटा फ्रेम की ज़रूरत होगी तो रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम अपने फंक्शन में थोड़ी बहुत चेंज करके उनसे एक नीट एंड क्लीन डेटा फ्रेम जो है हासिल कर सकेंगे। एग्रीगेशन के बारे में थोड़ी बात करेंगे। सम, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन, मोड, एटसेट्रा कुछ फंक्शंस है जो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। और उसके बाद थोड़ी बहुत बात इस विजुअलाइजेशन के करेंगे। विजुअलाइजेशन पर हमारा एक अलग प्लेलिस्ट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी फ्लेवर हम विजुअलाइजेशन के भी लेंगे। जो आप एनालिसिस करते हैं, जो आपने नीट एंड क्लीन डेटा सेट बनाया है, उसको आप किस तरह विजुअलाइज कर सकते हैं। पांडास लाइब्रेरी के बारे में बात करते हैं। पांडा इज ए पैथॉन लाइब्रेरी यूज्ड फॉर वर्किंग विद डेटा सेट। इट हैज फंक्शन फॉर एनालाइजिंग, क्लीनिंग, एक्सप्लोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा। पांडास एक बहुत ही वसी और पावरफुल और यूजफुल लाइब्रेरी है। इनमें बहुत ज़्यादा टन्स ऑफ फंक्शन मौजूद है। यहाँ पर मैं आपको तमाम फंक्शंस नहीं सिखा सकता। मैं आपको वो बेसिक फंक्शंस यहाँ पर बताऊंगा जिनकी आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी। आप कोई भी डेटा सेट सेलेक्ट करते हैं, मैं आपको यहाँ पर वो फंक्शंस बताऊंगा जिनकी आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी। और जब आप इन फंक्शन के बारे में जान जाएंगे तो मुझे यकीन है कि दूसरे फंक्शंस पांडा को फिर आप अपनी तरफ से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये 2008 में, इनको 2008 में मैक केनी नाम बंदे ने बनाया था। पांडास के दो कंसेप्ट है, एक सीरीज है और एक डेटा फ्रेम। सीरीज बेसिकली एक कॉलम होती है, जबकि डेटा फ्रेम मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, या कलेक्शन ऑफ सीरीज भी आप उसको बोल सकते हैं। एक टेबल जो होता है वो भी एक डेटा फ्रेम होता है, लेकिन सीरीज जो है ये एक सिंगल कॉलम होती है, ये सिंगल डायमेंशनल एरे है। इनमें आप एक टाइप के
डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इनमें या तो आप इंटीजर स्टोर कर सकते हैं या फ्लोट या स्ट्रिंग, लेकिन एक वक्त में आप इनमें एक से ज़्यादा यानी मल्टीपल टाइप की वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। इनका ये बेसिक सिंटैक्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ x। मैंने यहाँ पर पांडा का फंक्शन यूज़ किया है सीरीज़, और इन सीरीज़ फंक्शन की मदद से मैं एक सीरीज़ बना सकता हूँ। ये मेरा वो लिस्ट है जिनसे मैं सीरीज़ बनाना चाहता हूँ। ये मेरे सीरीज़ के वैल्यूज़ है और यहाँ पर मैं इंडेक्स भी दे सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर कुछ आर्गुमेंट्स और भी है, नेम भी दे सकते हैं, डेटा टाइप भी हम दे सकते हैं। लेकिन सीरीज़ पर हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि मेन चीज़ जो है, मेन फोकस जो है हमारी इस वीडियो का, वो डेटा फ्रेम है। Pandas data frame is a two-dimensional data structure that can thought of as a spreadsheet. एक स्प्रेडशीट अगर आपने देखी है तो ये एक डेटा फ्रेम है। अगर एक टेबल आपने देखी है जिनमें इंफॉर्मेशन रोज और कॉलम्स के शेप में स्टोर होते हैं, तो ये भी एक डेटा फ्रेम है। या अ कलेक्शन ऑफ सीरीज, ये भी डेटा फ्रेम है। डेटा फ्रेम को बनाने के लिए डेटा फ्रेम का फंक्शन हम यूज़ करते हैं पांडास से, और यहाँ पर हम जिन डेटा से या जिस टेबल से या जिस फाइल से डेटा फ्रेम बनाना हो उसको पहला आर्गुमेंट, उसके बाद आप इंडेक्स भी दे सकते हैं, टी टाइप्स भी दे सकते हैं और नाम भी दे सकते हैं। जब हम कोडिंग करेंगे मैं आगे आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। पांडास एक पावरफुल लाइब्रेरी है। इनमें आप डिफरेंट फॉर्मेट के फाइल को रीड कर सकते हैं। इसमें आप CSV फाइल रीड कर सकते हैं, एक्सेल फाइल रीड कर सकते हैं, SQL, JSON वगैरह जिप फाइल भी आप इसमें रीड कर सकते हैं। और इसके अलावा पांडास की मदद से आप किसी भी फॉर्मेट में फाइल को राइट भी कर सकते हैं। जी, तो हम अपने एनवायरनमेंट के अंदर आ चुके हैं। गूगल कोलैब हमारा एनवायरनमेंट है। गूगल कोलैब एक बेहतरीन इन्वायरमेंट है कोडिंग के लिए। यहाँ पर आप कोडिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप इमेज भी शेयर कर सकते हैं, यहाँ पर आप टेक्स्ट भी शेयर कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि गूगल कोलैब को यूज़ करने के लिए आपको किसी किस्म की कोई इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है, ना किसी सॉफ्टवेयर डाउनलोड की ज़रूरत है। ये क्लाउड बेस है। आप अपनी कोडिंग जब चाहे कहीं से भी चाहे एक्सेस कर सकते हैं। ये आपके गूगल ड्राइव में पड़ी रहती है और ये एक बेहतरीन नोटबुक है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने पाइथन पर काम करना है तो गूगल कोलैब के साथ काम करें। पांडास पर काम करने के लिए सबसे पहले हमें इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है। ये पांडास की लाइब्रेरी है। इंपोर्ट कीवर्ड की मदद से हम इसको इंपोर्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट में, और जहाँ पर भी मैं PD लिखूँगा इसका मतलब होगा पांडास। इसके अलावा दूसरी लाइब्रेरी की ज़रूरत हमें पड़ती है, वो है नमपाई की लाइब्रेरी। यहाँ पर नमपाई की लाइब्रेरी है, इसको हम यूज़ करेंगे, और पांडास लाइब्रेरी है, इन दोनों लाइब्रेरीज को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाया है। ये पाइथन की एक लिस्ट है। इसको फ़िलहाल यहाँ से मैं हटा देता हूँ और सबसे पहले इस सेल को रन करते हैं। हमारी लाइब्रेरी से इंपोर्ट हो चुकी है। अब हम इन लाइब्रेरीज़ के फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। एक लिस्ट बनाते हैं। यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाया, एक वेरिएबल बनाते हैं और इस लिस्ट से एक सीरीज़ बनाते हैं। पांडा का एक फंक्शन यूज़ करेंगे सीरीज़, और इसकी मदद से हम इस लिस्ट से एक सीरीज़ बना सकते हैं। मैं इस सेल को एग्जीक्यूट करता हूँ। इसको चेक करते हैं कि हमारा सीरीज़ किस तरह बन गया है। तो ये हमारा सीरीज़ है और 0 से लेकर ये इसके इंडेक्स है, क्योंकि लिस्ट जो है ये ऑर्डर होता है। इनके तमाम आइटम्स ऑर्डर होते हैं, सीक्वेंस के साथ मेमोरी में स्टोर होते हैं। तो सीरीज़ की मदद से यहाँ पर इनके जो इंडेक्स है वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसको पांडा ने ऑटोमेटिकली इंटीजर 64 का डेटा टाइप फ्राहम कर दिया है। इसके बाद एक डिक्शनरी बनाते हैं। ये हमारा एक डिक्शनरी है। डिक्शनरी में ये आइटम है। आइटम जो है वो की वैल्यू का एक पेयर होता है। एप्पल एक की है, मैंगो एक की है, और ये इसकी वैल्यूज़ है। तो ये आपके कॉलम के नाम होंगे और ये आपकी कॉलम्स की वैल्यूज़ होंगी। अगर आपके पास अपना डेटा है और आप उससे डेटा फ्रेम बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप उसको एक डिक्शनरी के सूरत में लिख दें।
और इसके बाद मैं यहाँ पर डेटा फ्रेम का एक फ़ंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। ये पांडास का फंक्शन है और इसकी मदद से हम किसी भी फाइल से या डिक्शनरी से या लिस्ट ऑफ लिस्ट से एक डेटा फ्रेम बना सकते हैं। ये मेरी डिक्शनरी है, इसको मैंने फर्स्ट आर्गूमेंट मेरी डिक्शनरी पास कर दी है और दूसरा आर्गूमेंट मैंने इसको इंडेक्स दिया है। अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स नहीं देता तो पांडास इसको ऑटोमेटिकली इंडेक्स फराहम कर देगा, यानी ज़ीरो से लेकर ऑनवर्ड जितने भी आइटम होंगे उनके ज़ीरो से लेकर 1 2 3 ये तमाम इसको इंडेक्स फराहम कर दिया जाएगा। लिस्ट में हम सिर्फ इंटीजर या फ्लोट या स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको 1.1 कर दूँ और इसको रन कर दूँ, इसको भी रन करते हैं और इसको अब चेक करते हैं, तो ये तमाम की तमाम जो आइटम्स है ये फ्लोट में कन्वर्ट हो चुकी है और अभी पांडास ने इसको फ्लोट 64 का डेटा टाइप असाइन कर दिया है। तो सीरीज़ में सिर्फ एक टाइप की वैल्यू आप एक वक्त में स्टोर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर डेटा फ्रेम बनाते हैं इस डिक्शनरी से। सबसे पहले इस सेल को रन करना पड़ेगा, उसके बाद मैं इस सेल को रन करता हूँ और यहाँ पर मेरा एक डेटा फ्रेम बन चुका है। मैंने इसको डीएफ का नाम दिया है, आप इसको अपनी मर्ज़ी का नाम दे सकते हैं। डीएफ को चेक करते हैं, ये हमारा डेटा फ्रेम है। एप्पल और मैंगो इन कॉलम्स के नाम है और ये लिस्ट में जो वैल्यूज़ है ये इन कॉलम्स की वैल्यूज़ है। यहाँ पर मैंने इसको इंडेक्स दिया है। यहाँ पर इसको आप नेम भी दे सकते हैं, डेटा टाइप्स भी दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये काफ़ी है। आपने इसको इंडेक्स दिए हैं और इसकी वैल्यूज़ दी है। जनवरी में एप्पल की कीमत 200 है, फरवरी में 250, मार्च में 300। इस तरीके से अगर आपके पास अपना डेटा है तो इससे आप डेटा फ्रेम बना सकते हैं। हम एक CSV फाइल को किस तरह रीड करेंगे? पांडा के पास रीड CSV का फंक्शन है। जिस तरह इंट्रो में मैंने आपको बताया कि पांडास एक पावरफुल लाइब्रेरी है और ये बहुत सारे फॉर्मेट को रीड कर सकता है। CSV फाइल की मदद से हम बहुत ज़्यादा डेटा को हैंडल कर सकते हैं। CSV स्टैंड फॉर कामा सेपरेटेड वैल्यू। यहाँ पर मैंने अपने वेरिएबल को df2 का नाम दिया है, pt.readcsv, और इस फाइल का लोकेशन जो है यहाँ पर मैंने इसको पास कर दिया है। अगर आप गूगल कोलैब में काम कर रहे हैं तो kaggle.com पर अगर आप जाएं और आप किसी भी डेटा सेट को डाउनलोड कर दें अपने सिस्टम में, उसके बाद उसको आप गूगल ड्राइव में अपलोड कर दें। आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद आप ड्राइव में आए और ड्राइव में जिस डायरेक्टरी में आपने फ़ाइल को अपलोड किया है तो ये व्हीकल है, इस पर आप राइट क्लिक कर दें। यहाँ से आप इस पाथ को कॉपी कर ले और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें एंड यू आर गुड टू गो। इसको रन करते हैं तो हमने अपना फाइल रीड कर लिया है। इस पर हेड का फंक्शन अप्लाई करते हैं और मैं यहाँ पर सिर्फ दो रोज़ को देखना चाहता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट मुझे 5 रोज़ शो करेगा। मैं सिर्फ अपने कॉलम के नाम चेक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मुझे वो तमाम कॉलम्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। पहली मर्तबा जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको तकरीबन 10 कॉलम्स दिखाएगा और दरमियान में कुछ डॉट्स होगी। अगर आप ज़्यादा कॉलम्स को देखना चाहते हैं तो आप ये फंक्शन अप्लाई कर दें, pt.options.display.mixColumn=80, तो एट ए टाइम आपको 80 कॉलम जो है ये शो कर देगा। इसको रन करते हैं और अभी अपने कॉलम को इंस्पेक्ट करते हैं, चेक करते हैं, तो ये कॉलम्स जो है इनमें कुछ भी नहीं है, ये कुछ ज़रूरी कॉलम्स नहीं है। इसके बाद ये com08 इनमें वैल्यूज़ है और उसके बाद यहाँ पर सिलेंडर्स में वैल्यूज़ है। इसके बाद इंजन डिस्क्रिप्शन में कुछ वैल्यूज़ है, इंजन आईडी में भी वैल्यूज़ है, फ्यूल कॉस्ट। तो इस तरीके से आप अपने तमाम कॉलम को चेक कर लें। जो कॉलम आपको ज़रूरी लगे, जिनमें डेटा हो, वही कॉलम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। या जो कॉलम्स आपको अपने बॉस ने दिया है या अपने क्लाइंट ने दिया है या किसी कंपनी ने दिया है, तो आप उन कॉलम्स को यहाँ पर चेक कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं।
मैं देखना चाहता हूँ कि टोटल कितने कॉलम्स है और उनके क्या क्या नाम है। अब डॉट कॉलम्स अट्रीब्यूट की मदद से यहाँ पर मुझे उन तमाम कॉलम्स की नेम्स जो है वो शो हो रहे हैं। 83 कॉलम्स है और यहाँ पर मुझे सारे दिख रहे हैं। इन कॉलम से मैं इम्पोर्टेंट कॉलम जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं मैं वही सेलेक्ट करता हूँ। अगर आपको किसी ने ये डेटा सेट दिया है तो ज़रूर आपको ये भी बताएगा कि कौन से कॉलम का क्या मीनिंग है और आपने किस किस कॉलम पर काम करना है। तो आसान तरीका यही है कि आप एक लिस्ट बना दें और जो कॉलम्स यहाँ पर आपको ज़रूरी लग रहे हैं या जो कॉलम आप जिस कॉलम पर काम करना चाहते हैं वो यहाँ से उसका एक लिस्ट बना दें और df2 डॉट कॉलम्स इसके साथ इस तरीके से लिख लें और इस पर आप डॉट हिट का या कोई भी पांडास का फंक्शन अब यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट नहीं किया है। पहले इस सेल को एग्जीक्यूट करते हैं क्योंकि ये सेल एक सीक्वेंस के साथ एक के बाद दूसरे एग्जीक्यूट करना पड़ते हैं। अभी मुझे 5 रोज़ दिखाई दे रही है और ये कॉलम्स जो मैंने सेलेक्ट किए हैं ये ऑर्डर लिस्ट जो है ये ऑर्डर्ड होता है। फर्स्ट कॉलम ईयर है तो वो इंडेक्स नंबर 0 पर यहाँ पर शो होगा। दूसरा सिटी 08 है तो जिस तरतीब से यहाँ पर हमने लिए हैं उसी तरतीब से यहाँ पर ये शो होंगे। मैं आपको यहाँ पर जो मेथड इंट्रोड्यूस कराऊंगा उसके लिए कॉपी की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन अगर आप दूसरे मेथड से काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास अपने डेटा सेट का एक कॉपी होना ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर औकात इस तरह हो जाता है कि हम काम करते हैं और हमारा डेटा सेट जो है वो ख़राब हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, तो हम अपना डेटा सेट जो है वो लॉस कर देते हैं। तो अपने साथ एक कॉपी ज़रूर अपने डेटा सेट का रख लें और इस तरीके से आपके पास एक कॉपी रही। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास df3 में अभी एक कॉपी है और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस df3 से दोबारा स्टार्ट ले सकते हैं। इन्फो का एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। जब भी आप एनालिसिस स्टार्ट करेंगे तो इन्फो का फंक्शन ज़रूर अप्लाई करें। मैं अपने डेटा फ्रेम पर जो कॉलम्स मैंने लिए हैं यहाँ पर लिए हैं वो कॉलम्स और इस पर मैं इन्फो का फंक्शन अप्लाई करता हूँ तो ये मुझे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन फराहम करता है। सबसे पहले मुझे बताता है कि 41,144 टोटल इंट्रीज़ है। इंडेक्स इसका 0 से लेकर 41,143 है। क्योंकि 0 से स्टार्ट लेता है तो 144 के बजाय ये 143 तक जाता है। टोटल कॉलम्स जो यहाँ पर हमने सेलेक्ट की है वो 15 है और ये हमें कॉलम्स भी शो हो रहे हैं और इसकी डेटा टाइप भी शो हो रही है। इसको अगर आप देख ले तो ये इंटीजर है। ये 41,144 इन तमाम कॉलम्स की वैल्यूज़ है। इसका मतलब ये है कि इनमें कोई भी वैल्यू मिस नहीं है। अगर किसी कॉलम से वैल्यू मिस हो जाती है तो पांडास उमूमन उसको फ्लोट टाइप असाइन करता है और यहाँ पर अगर आप देख ले तो ये 40,938 है, यानी कुछ वैल्यूज़ इससे मिस है, कुछ वैल्यूज़ इससे भी मिस है और n से भी कुछ वैल्यूज़ मिस है। तो कुछ इंटीजर है, कुछ फ्लोट है और कुछ कॉलम जो है वो ऑब्जेक्ट टाइप के हैं। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से बहुत आसानी से मिल जाती है और इन फंक्शन को आप एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले ज़रूर चेक करें। इसके बाद डेटा टाइप्स को मैं अलहदा भी चेक कर सकता हूँ। डी टाइप्स का फंक्शन है और इसकी मदद से मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरे कौन से कॉलम्स किस टाइप के हैं और यहाँ पर आपको ये तमाम के तमाम शो हो रहे हैं। डिस्क्राइब का एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आप डिस्क्राइब फंक्शन को ज़रूर चेक करें अपने कॉलम्स पर ताकि आपको अपनी कॉलम्स के बारे में मालूमात हासिल हो सके। डिस्क्राइब फंक्शन आपको बहुत ज़्यादा मालूमात फराहम करता है। सबसे पहले काउंट है। ईयर में 41,144 एंट्रीज़ है, कोई एंट्री मिस नहीं है। सिटी में 41,144 है, कोई एंट्री मिस नहीं है। कॉम 08 में भी कोई एंट्री मिस नहीं है।
यहाँ पर सिलेंडर्स में और डिस्प्लेसमेंट में कुछ वैल्यूज़ जो है वो मिस है। मीन एयर पर तो अप्लाई नहीं होता, लेकिन बहरहाल ये आपको शो कर देगा। डिस्क्राइब फंक्शन आपको सिर्फ इंटीजर और फ्लोट कॉलम्स शो करेगा, ऑब्जेक्ट टाइप के कॉलम्स आपको शो नहीं करेगा। स्टैंडर्ड डिविएशन आपको बताता है आपके कॉलम्स के। मिनिमम वैल्यू आपकी कॉलम्स की बताती है। सिटी 08 की मिनिमम वैल्यू 6 है, जबकि मैक्सिमम वैल्यू 150 है। इस तरह कंबाइन कॉम 08 की मिनिमम वैल्यू 7 है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 136 है। इसको हम सिंपल एक इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं। पांडाज ने इनको भी इंट या फ्लोट 64 की मेमोरी असाइन की है, जो कि हमारी मेमोरी की बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो रही है। इसके बाद कोरिलेशन का फंक्शन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है और ये आपको कोरिलेशन बताता है, आपके कॉलम्स के कोरिलेशन आपको बताता है। कोरिलेशन क्या होती है? एक कॉलम दूसरे कॉलम पर कितना डिपेंडेंट है। अगर आप एक कॉलम की वैल्यू चेंज करते हैं तो दूसरे कॉलम पर कितना असर पड़ता है। कोरिलेशन का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होता है। 0 नो कोरिलेशन है, 1 परफेक्ट कोरिलेशन है। कोरिलेशन की वैल्यू जितनी 1 की करीब होगी उतना ही वो गुड कोरिलेशन होगा। यहाँ पर एयर और एयर इनका कोरिलेशन तो 1 होगा ही, क्योंकि ये एक जैसे कॉलम्स है। यहाँ पर सिटी 08 का अगर आप चेक कर ले तो सिटी 08 और सिटी 08 का कोरिलेशन 1 है। हम इनकी कोरिलेशन की बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर आप देख ले सिटी 08 और कॉम 08 की, तो ये एक स्ट्रांग कोरिलेशन है। इसका मतलब ये है कि कंबाइन के कॉम 08 और सिटी 08 में अगर आप किसी एक में चेंज करेंगे तो दूसरे वैल्यू पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। कोरिलेशन मशीन लर्निंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो कोर फंक्शन की मदद से आपको तमाम ये इंफॉर्मेशन जो है कोरिलेशन के बारे में मिल जाती है और आपको वो कॉलम्स भी मिल जाते हैं जो एक दूसरे पर स्ट्रांगली डिपेंडेंट है या डिपेंडेंट नहीं है। इसके बाद ये एक बहुत बेहतरीन फंक्शन है और एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले इस फंक्शन को आप ज़रूर अप्लाई करें अपने डेटा सेट पर। यह फंक्शन आपको बताएगा कि आपके कॉलम्स में कितनी परसेंट की डेटा मिस है। तो जब मैं इसको चेक करूँगा तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि हाईवे, सिटी, कॉम और ईयर में कोई भी वैल्यू मिस नहीं है, यानी इसमें कोई भी नैन वैल्यू नहीं है। जबकि सिलेंडर्स में 0.5% की वैल्यू मिस है, डिस्प्लेसमेंट में 0.4% की, ड्राइव में 2% की, जबकि इंजन डिस्क्रिप्शन में 39% की वैल्यू मिस है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है। आप अपने कॉलम्स को चेक कर लेते हैं। अगर किसी कॉलम की मिसिंग वैल्यू की परसेंटेज ज़्यादा होती है तो उसको आप 0 से रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपके रिज़ल्ट पर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए उन कॉलम्स को आप ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको अ ग्लोरियस वे टू डील विद डेटा सेट मैं आपको चेनिंग मेथड इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। हैरिसन का मेथड है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये एक चेनिंग मेथड है। इस मेथड की मदद से आपकी कोडिंग क्लीन रहती है, आपका एनवायरनमेंट क्लीन रहता है, आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, आपकी कोडिंग जो है वो सही तरीके से ऑर्गेनाइज होती है, आप उसको समझ भी सकते हैं, दूसरों को भी समझा सकते हैं। और पांडा में आप जो भी वेरिएबल बनाएंगे तो बेसिकली आप एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और अक्सर फिर आप इतने ऑब्जेक्ट्स बना चुके होते हैं कि आपको पता नहीं चल रहा कि मैंने कौन सा ऑब्जेक्ट किस चीज़ के लिए कहाँ पर बनाया था, और आप अपनी कोड को दूसरों के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। सबसे पहले अपने डेटा सेट में चेक करते हैं कि इसमें इंटीजर टाइप के कॉलम कौन से हैं। तो डिस्क्राइब फंक्शन हमें बताता है कि हमारे डेटा फ्रेम में कौन से कॉलम इंटीजर टाइप के हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने सेलेक्ट डेटा टाइप इंटीजर कर दिया है। इसको आप इंटीजर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको आप कोड के अंदर लिखेंगे, और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये आपको सेम रिज़ल्ट देगा। तो ये हमारे डेटा सेट में इंटीजर टाइप के कॉलम है। ईयर है, सिटी है, कॉम है, हाईवे है, रेंज है, फ्यूल कॉस्ट है और CO2। ओके, अभी ऑब्जेक्ट टाइप
चेक करते हैं कि हमारे डेटा फ्रेम में ऑब्जेक्ट टाइप कौन कौन से हैं। तो ये हमारे डेटा फ्रेम में ऑब्जेक्ट टाइप के कॉलम है, ड्राइव है, इंजन डिस्क्रिप्शन है, मेक, मॉडल, ट्रेनी और क्रिएटेड ऑन। इसके अलावा अगर मैं फ्लोट को चेक करना चाहता हूँ, इसको आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं और इसको आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। तो फ्लोट को चेक करते हैं और सिलेंडर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दो कॉलम्स जो है ये फ्लोट टाइप के हैं। और पांडास जो है ऑटोमेटिकली जिनमें मिसिंग डेटा होती है उसको फ्लोट टाइप असाइन कर देता है। तो ये हमें स्टैंडर्ड डिविएशन, अगर हम सिलेंडर्स टाइप को देख लें तो मीन इसका 5.7 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 1.7 है, मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 16 है। इसको हम इंट 8 में हैंडल कर सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन सा डेटा टाइप कितना डेटा हैंडल कर सकता है। इसकी अगर हम 25% को देखें तो ये भी एक इंटीजर है, 50% को अगर हम चेक कर ले तो ये भी एक इंटीजर है, 75% को अगर आप चेक कर ले तो ये भी एक इंटीजर है। इसका मतलब ये है कि ये एक इंटीजर डेटा टाइप की है, लेकिन इसमें कुछ वैल्यूज़ मिस है, इसलिए पांडास ने इसको फ्लोट असाइन कर दिया है। हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट कॉलम की बात की जाए तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन 1.3 है, मिनिमम वैल्यू 0 से स्टार्ट लेता है, 25% 2.2 है। ये एक फ्लोटिंग टाइप की कॉलम है क्योंकि इसमें 25% भी 2.2 की है और 75% भी 4.3 की है। इस तरह मैक्सिमम वैल्यू भी 8.4 की है। तो ये एक फ्लोटिंग टाइप है और इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। नंपाई के कुछ फंक्शन यूज़ करते हैं और चेक करते हैं कि कौन सा डेटा टाइप कितनी वैल्यू हैंडल कर सकता है। सबसे पहले एंट्रोन सार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो मिनिमम वैल्यू इतना, आई डोंट नो ये कितना है, और इतने तक ये एंट्रोन सार्ट जो है वैल्यू को हैंडल कर सकता है। अगर इसको यहाँ पर मैं यू कर दूँ तो ये तमाम जो मेमोरी है इसको सिर्फ पॉजिटिव के लिए रिज़र्व कर दिया जाएगा और ये अभी आप देख सकते हैं कि इतना वैल्यूज़ जो है 0 से लेकर के हैंडल कर सकता है। अगर अनसाइंड इंटीजर की बात कर ले तो ये आपको सेम रिज़ल्ट देगा, बिल्कुल यही वाला रिज़ल्ट ये भी आपको देगा। इसके अलावा अगर हम इंट 8 को चेक कर लें तो इंट 8 -128 से 127 तक की डेटा को हैंडल कर सकता है। इसको अगर आप यू कर दें तो ये मेमोरी जो है ये सिर्फ पॉजिटिव के लिए रिज़र्व कर दी जाएगी और ये अभी 255 तक की वैल्यू को हैंडल कर सकता है। इस तरीके से आप इंटीजर 8 को चेक कर सकते हैं, अनसाइंड को, जिस तरह मैंने यहाँ पर भी आपको बता दिया। इस तरीके से आप इंटीजर 16 को भी चेक कर सकते हैं, ये इसकी रेंज है पॉजिटिव और नेगेटिव की। और इन दूसरों को आप जो है खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर भी फ्लोट है तो ये इसकी, यहाँ पर फ्लोट है, इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आपको शो हो रही है। फ्लोट 16 को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। फ्लोट 16 जो है वो आपको इतनी वैल्यूज़ हैंडल कर सकता है। फ्लोट 32 को भी आप चेक कर सकते हैं। फ्लोट 8 एंड अनसाइंड फ्लोट 16 एंड अनसाइंड फ्लोट 32 आर नॉट पार्ट ऑफ नंपाई। इस पर आपको एरर मिलेगा। ओके, अभी इंटीजर टाइप के कुछ कॉलम सेलेक्ट करते हैं। ऊपर हमने डिस्क्राइब किए थे, यहाँ पर सिर्फ हम इनको सेलेक्ट करते हैं। तो ये हमारे इंटीजर डेटा टाइप्स हैं जो कि पड़े हुए हैं। यहाँ पर मैं अपने डेटा सेट में इंट 8 के, इंट 16 और इंट 32 की कॉलम्स को चेक करना चाहता हूँ। तो इसको रन करते हैं। तो ये हमें बता रहा है कि कैन नॉट डिस्क्राइब ए डेटा फ्रेम विदाउट ए कॉलम। इसका ये मतलब है कि इन टाइप का कोई भी कॉलम हमारे डेटा सेट में मौजूद नहीं है, इसलिए इसने मुझे ये एरर दिया है। ओके, अभी कुछ कॉलम के डेटा टाइप चेंज करते हैं। एस टाइप फंक्शन यूज़ करते हैं और ये एक डिक्शनरी है। तो हम एस टाइप का फंक्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये एक डिक्शनरी है, ये आप देख लें, ये इसका की है और इसकी टाइप मैं चेंज करना चाहता हूँ, ये इसकी वैल्यू है। तो सिटी 08 को मैं इंट 16 असाइन कर रहा हूँ, कंबाइन 08 को मैं इंट 16 असाइन कर रहा हूँ, हाईवे 08 को इंट 8, CO2 को इंट 16। तो इसको चेक करते हैं। हम यहाँ पर
इसकी मेमोरी चेक नहीं करना चाहते, सिर्फ मैं इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया, क्योंकि अभी मेरे इस डेटा सेट में एंड 16 के और एंड 8 के कॉलम्स मौजूद है। यहाँ पर जब मैंने इसको अप्लाई किया था तो इसने मुझे एरर दिया था। इसने मुझे यहाँ पर बताया था कि आपके डेटा फ्रेम में कोई भी इस टाइप का कॉलम नहीं है, जबकि यहाँ पर जब मैंने इसकी कॉलम को चेंज कर दिया है तो ये मुझे शो कर रहा है कि अभी ये कॉलम मौजूद है। अभी अगर मैं इसकी मेमोरी यूसेज को चेक करना चाहता हूँ तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। इसको रन करता हूँ, इसको रन करते हैं और पहली हमारी मेमोरी जो है वो इतनी कंज्यूम हो रही थी और अभी हमारी मेमोरी इतनी कंज्यूम हो रही है। तो हमने लिटिल बिट मेमोरी की बचत की है, इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बचत। जब हम कॉलम की टाइप चेंज करते हैं तो मेमोरी की बचत हो जाती है। इसके बाद रीनेम का फंक्शन है। रीनेम फंक्शन की मदद से हम अपने कॉलम्स के नाम को चेंज कर सकते हैं और ये भी एक डिक्शनरी है। ये कॉलम का नाम है, इसको मैं सिटी से चेंज करना चाहता हूँ। ये इसकी वैल्यू है, जबकि ये की है। इस तरह com08 एक कॉलम है, इसको मैं कंबाइन माइलेज से चेंज करना चाहता हूँ। इसके बाद हाईवे 08 है, इसको मैं हाईवे से चेंज करना चाहता हूँ। तो जिन कॉलम्स के नाम को मैं चेंज करना चाहता हूँ उसको मैं इस तरीके से एक डिक्शनरी के फॉर्मेट में लिख लूँगा और मेरे उस कॉलम के नाम चेंज हो जाएंगे। इसको रन करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये सिटी, कंबाइन माइलेज, हाईवे और जिन कॉलम्स के नाम हमने चेंज किए थे हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसके बाद हम डिस्क्राइब फंक्शन को एक एक कॉलम पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डिस्क्राइब फंक्शन सिर्फ सिलेंडर कॉलम पर अप्लाई कर रहा हूँ और इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे बहुत सारे कॉलम्स पर भी मैं डिस्क्राइब का फंक्शन अप्लाई कर सकता हूँ और सिर्फ एक सिंगल कॉलम पर भी अप्लाई कर सकता हूँ। इसके अलावा एक दूसरा फंक्शन है, ये सिलेंडर्स, ये मेरा डेटा फ्रेम है। ये डेटा फ्रेम में एक कॉलम है। मैं इसकी वैल्यू काउंट्स यानी वैल्यू काउंट्स का एक फंक्शन है और मैं इस पर अप्लाई करना चाहता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ड्रॉप ना इज इक्वल टू ट्रू होता है, हमें नैन वैल्यू नहीं शो होता। अगर हम इसको फॉल्स कर दें तो हमें नैन वैल्यू भी शो हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नैन वैल्यू इस कॉलम में 206 है। ये ऊपर जो आपको दिखाई देगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर इस कॉलम में 4 है और ये 15,938 मरतबा है। दूसरी प्रायोरिटी पर 6 है और ये 14,284 मरतबा रिपीट हो चुका है। इसके बाद 8 है और इसके बाद ये दूसरे कॉलम से, इसके बाद ये दूसरी वैल्यूज़ है और ये इसका डेटा टाइप जो है वो 64 है। डिस्प्लेसमेंट फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, इसको चेक करते हैं। डिस्क्राइब का फंक्शन मैं एक कॉलम पर भी इस तरीके से अप्लाई कर सकता हूं और इसके बारे में भी अगर मैं वैल्यू काउंट्स का फंक्शन इस एक कॉलम पर भी अप्लाई कर सकता हूं और ये मुझे तमाम इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है वो 2 इसमें रिपीट हो चुका है 4,314 मरतबा। उसके बाद 3 है, फिर 2.5 है और ये आपको ये तमाम मालूमात फराहम करती है। इसके बाद असाइन फंक्शन के बारे में थोड़ा जानते हैं और इसके बाद ये वीडियो क्लोज करते हैं। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसको मज़ीद आगे लेकर जाएंगे और उसमें क्लोज कर देंगे। तो 2 हिस्सों में अपनी वीडियो को डिवाइड करते हैं। इसको रन करता हूँ। मैंने डेटा फ्रेम लिया, जो कॉलम सेलेक्ट किए थे उसको लिया, असाइन का फंक्शन इस पर अप्लाई किया। असाइन फंक्शन की मदद से ये सिलेंडर है, df2 मेरा डेटा सेट है, इसमें एक कॉलम है जिसका नाम सिलेंडर है। इसकी मिसिंग वैल्यू मैं 0 से फिल करना चाहता हूँ और साथ ही मैं इसका डेटा टाइप भी चेंज करना चाहता हूँ। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट है, ये भी एक कॉलम है। डिस्प्लेसमेंट df2 में एक कॉलम है displ, इसकी मिसिंग वैल्यू मैं 0 से फिल करना चाहता हूँ और अभी मैं इसकी टाइप जो है वो चेंज नहीं करना चाहता। तो इस तरीके से आप असाइन फंक्शन की मदद से मिसिंग वैल्यू भी रिप्लेस कर सकते हैं और इसके साथ उसके टाइप भी आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। स्टे ट्यून, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।